सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव किस लगातार सेशन में। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बाय एक देखने। इस सेशन में हम कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस को देख, क्योंकि यह सेशन रिवीजन सेशन होने वाला है। तो आप अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो में एंड तक में रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे के वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आप यदि इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तब परीक्षा में आपका एक भी प्लस छूटने वाला नहीं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज। तो चलिए देखते हैं एक लम्हा प्रश्न। देखिए आपका एक लम्हा प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी एक आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दो लम्हा प्रश्न को। दो लम्हा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? दांत की सबसे ऊपरी परत है। पूछा गया है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कौन है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है, इन दो का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूछा गया है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होती है। ठीक है, यानी 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप देखते जाइए और याद भी करते जाइए। चलिए देखते हैं आपके 4 नंबर प्रश्न कर रहा है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पूछा गया है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, यानी 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। पूछा गया है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? इसके आंसर से आपको सही बता दें, क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? पूछा गया है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य इनमें से कौन है? तो इसका आंसर तो सही क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी वसा के पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, ये सभी जो है ट्रिप्सिन का कार्य है। ठीक है, यानी 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मुख गुहा में आहार नाल के कौन से भाग का पाचन होता है? पूछा गया है मुख गुहा में आहार नाल के कौन से भाग का पाचन होता है। ठीक है, तो इसके आंसर आपको बता दें, क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, यानी 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पूछा गया है तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुटपाट द्वारा। कुटपाट द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है, यानी 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पूछा गया है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, यानी 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 10 नंबर पूछा गया है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पूछा गया है कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाइपेज जो है, लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, यानी 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? अमीबा से अधिकांश पोषण कैसा होता है? पूछा गया है अमीबा से अधिकांश पोषण कैसा होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतग्रहण। ठीक है, अंतग्रहण, अंतग्रहण होता है, यानी 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है सभी हरे पौधे होते हैं। पूछा गया है सभी हरे पौधे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्वपीसी लिखा गया, पर होना चाहिए स्वपोषी होते हैं। ठीक है, यानी 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। पूछा गया है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आपको बता दें, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, पर्णहरि, सूर्य का प्रकाश, CO2, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 15 प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन है? पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन है? ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत जिसे क्षुदांत भी कहा जाता है। ठीक है, यानी 15 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? पूछा गया है हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 7.8 के बीच का
कार्य करता है, ठीक है, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 70 नंबर प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, पूछा गया है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। इसके आंसर आप लोग सब जानते होंगे क्या होगा, 32 होता है, ठीक है, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है, पूछा गया कुटपाद किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, क्लोरोफिल, देखिए यहाँ पर सॉरी ओलोरोफिल लिखा गया पर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, पूछा गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो क्या होता है, हरा होता है, यानी 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, पूछा गया है निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंगली जानवर को। जंगली जानवर को आप हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है, यानी 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, पूछा गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृतजीवी, यानी 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कहता है हरे पौधे कहलाते हैं, पूछा गया है हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं, यानी 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है, ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन अपक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन अपक्रिया है, 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, यानी 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यानी 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 26 नंबर प्रश्न को। कर रहा है स्वाद कलियां पाई जाती है, पूछा गया है कि स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ठीक है, यानी 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न कर रहा है अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, ठीक है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहता है, पूछा गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक कहा जाता है, कार्डियक, अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न को। कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, पूछा गया है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है, यानी 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से किस रस की भूमिका होती है, छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्न में से किस रस की भूमिका होती है, तो इसका आंसर आपको क्या सही हो जाएगा, डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, पित्त रस, अग्न्याशयी रस, आंत रस, ठीक है, यानी 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है अमीबा में मुख्य भोजन है, अमीबा में मुख्य भोजन है, पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी है, यानी शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, ये सभी अमीबा के मुख्य भोजन है, ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 32 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो इसके आंसर बता दें क्या हो जाएगा, पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 33 नंबर प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पूछा गया है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो इस आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक, हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये 33 जो बायोलॉजी के चैप्टर 1 के 33 प्रश्न है, ठीक है, और इसके बाद वाले जो प्रश्न आएंगे वो आपके चैप्टर नंबर 2 में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं इसके चैप्टर नंबर 2। चलिए यहाँ पे दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कह रहा है पौधे में श्वसन होता है, पूछा गया है पौधों में श्वसन होता है, तो कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है, यानी एक का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 2 नंबर प्रश्न में, देखिए यदि आप बोर होंगे तो आपसे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है, आपको पेशेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, और इस सारे प्रश्न को आपको देखना पड़ेगा, ये सभी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। यदि ये सब प्रश्न आप एंड तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है, आपके 16 से 17 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का आता है वो पूरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके 2 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, पूछा गया है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निमोनिया जो है जो श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसे क्या कौन करता है? चालनी कोशिकाएं करती है। ठीक है, चालनी कोशिकाएं जो है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, इन 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न को। कह रहा है जिस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वह है, ठीक है, पूछा गया है जिस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वह है वायवीय, यानी 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, वायवीय। चलिए देख लेते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है मछली झींगा एवं सांप जैसे जलीय जंतु में श्वसन क्रिया होता है। मछली झींगा एवं सांप जैसे जलीय जंतु में श्वसन क्रिया होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा, यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पूछा गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, यानी 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है? C6H12O6, यानी 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका 7 नंबर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 8 में बोला गया है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है। पूछा गया है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधों में होती है। ठीक है, 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है ग्लूकोज के एक अणु में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन या कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। पूछा गया है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन या कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। पूछा गया है ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है। ठीक है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक में होगा या कोशिका द्रव में होगा या हरित लोक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पूछा गया है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2 H2O और ऊर्जा, यानी 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। पूछा गया निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ATP, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। पूछा गया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, 14 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। श्वसन जो है एक उपचयन अपक्रिया है। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 15 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 15 प्रश्न पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कहाँ से निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। ठीक है, CO2 से निकलता है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 16 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पूछा गया है पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? पूछा गया है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सही बता दें क्या हो जाएगा? 3.5 kg पर मोल। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 kg पर मोल। 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है? जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है कहलाता है। पूछा गया है जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन कहलाता है। ठीक है, 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। ठीक है, पूछा गया निम्न में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत जो है श्वसन से संबंधित नहीं है, यानी 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। पूछा गया है मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न को। ठीक है, पूछा गया है श्वसन वर्णक पाई जाती है। ठीक है, पूछा गया है कि श्वसन वर्णक पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है।
इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में सुरक्षित रहती है। पूछा गया है, श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी में। ठीक है, तो यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, श्वसन क्रिया विधि से बहुत से अणुओं का होता है। पूछा गया है, श्वसन क्रिया विधि से बहुत से अणुओं का होता है, तो क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है, निम्न में किसे कोशिकाएं ईंधन कहा जाता है। पूछा गया है, निम्न में किसे कोशिकाएं ईंधन कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, यानी 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न में क्या करा है, निम्न में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। पूछा गया है, निम्न में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। ठीक है, तो यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वसन जो है एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 26 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, पूछा गया है, मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, रक्त से फेफड़े में आए CO2 को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। पूछा गया है, रक्त में फेफड़े में आए CO2 को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, पूछा गया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरी होती है। पूछा गया है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियम होती है। ठीक है, यानी वायवीय श्वसन अवस्था कहाँ पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रियम होती है। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को। कर है, कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है। उसमें पूछा गया तो वायवीय चरण पूरा कहाँ होता है, और इसमें पूछा गया अवायवीय कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, ठीक है, जब भी आपको वायवीय श्वसन कहाँ पूछे तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियम हो जाएगा, और अवायवीय पूछे तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा में हो जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, किस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन कर है, कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत करीब होते हैं लगभग में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21% होते हैं। ठीक है, 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने 2 चैप्टर को कवर कर, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर। चलिए देखते हैं तीसरे चैप्टर के प्रथम क्वेश्चन को। कह रहा है प्रथम क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत पंकुचन दाब है लगभग। पूछा गया लगभग में मानव हृदय का औसत पंकुचन दाब है। ठीक है, कितना होता है, 120 mmHg। ठीक है, 120 mmHg होता है। ठीक है, एक का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 2 नंबर प्रश्न को। ठीक है, पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, यानी 2 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है, जो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। ठीक है, 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न पूछा है, रक्त को थाका बनाने में सहायक है, रक्त को थाका बनाने में सहायक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त विषाणु। रक्त विषाणु जो है रक्त को थाका बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है, पूछा गया 5 नंबर प्रश्न में, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पूछा गया पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है, भोजन संवहन के लिए। ठीक है, भोजन संवहन के लिए फ्लोएम जो उत्तरदायी है, यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। पूछा गया है, निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो रक्तदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यानी 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में क्या करा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, पूछा गया है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किसके द्वारा पंप किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आलिंदो द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, यानी 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 mm। ठीक है, 80 mm होता है, यानी 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है, निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ठीक है, पूछा गया निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है लाल दिखाई पड़ता है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो किस में होता है, किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 11वां प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है, पूछा गया है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। पूछा गया है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो किसका होता है, मनुष्य का होता है। ठीक है, 3/11 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 12वां प्रश्न को। ठीक है, 12वां प्रश्न में पूछा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, यानी 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 13वां प्रश्न को। ठीक है, 13वां प्रश्न पूछा गया है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पूछा गया है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। मक्खी जो है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। पूछा गया है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 20 दिन। ठीक है, 12 से 20 दिन होती है। ठीक है, यानी 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 15वां प्रश्न को। पूछा गया 15वां प्रश्न में मानव हृदय घिरा होता है। पूछा गया है मानव हृदय जो है घिरा होता है तो किससे घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है, यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूंकि ये रिवीजन कोर्स है, रिवीजन सेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ बता रहे हैं, इसके आंसर करते जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से आप देखिए और परीक्षा में जाकर डायरेक्ट मार दीजिएगा। ठीक है, यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की समय अवधि है। पूछा गया मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की समय अवधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 दिन। ठीक है, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की समय अवधि कितनी है, तो 12 से 20 दिन, और लाल रक्त कोशिकाओं की समय अवधि कितनी है, तो 120 दिन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है। ठीक है, 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, रक्त क्या है। पूछा गया है जो रक्त होता है वो रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्न में कौन जल संवाहक उत्तक है। ठीक है, निम्न में कौन जल संवाहक उत्तक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। जाइलम जो है कि जल संवाहक उत्तक है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में बाध्य पदार्थों के स्थानांतरण की गतिपथ होता है। पौधों में बाध्य पदार्थों के स्थानांतरण की गतिपथ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय। 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के प्रतिशत होती है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के प्रतिशत होती है, प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है। ठीक है, पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7% होती है। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। पूछा गया है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 ग्राम। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम। यानी 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, पूछा गया 24 नंबर प्रश्न में एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। ठीक है, 24 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 70 से 80 मिनट पर मिनट। ठीक है, पर मिनट 70 से 80। ठीक है, यानी एक समान व्यक्ति की हृदय धड़कन की गति कितनी होती है, 70 से 80 पर मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है हमारा धड़कन। ठीक है, यानी 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक लाइक तो बनता है। ठीक है, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आपको कोई भी संदेह है इस वीडियो से देखने के बाद, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है। ठीक है, पूछा गया है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है, पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 120/80 होता है। ठीक है, सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक रक्तचाप का मान कितना होता है, 120/80। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है सामान्य मानव में रक्त में
समान मानव के रक्त में प्रति ml रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? पूछा गया है समान मानव के रक्त में प्रति ml रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5000 से 6000 होती है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 5000 से 6000। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 27 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप कहलाता है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाते हैं। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? मानव हृदय के वेश्मों का शीतलन कहलाता है। पूछा गया है मानव हृदय के वेश्मों का शीतलन कहलाता है, क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है फुफ्फुस शिराओं में प्रभावित रक्त होता है। फुफ्फुस से शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है, क्या होता है? ए में हो जाएगा। कितना शुद्ध होता है? ठीक है, फुफ्फुस से शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है तो क्या होता है? शुद्ध होता है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? पूछा गया है निम्न में कौन सा संवाहक उत्तक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। ठीक है, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों क्या है? संवाहक उत्तक है। ठीक है, 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न पूछा गया है ऑक्सीजन क्यों वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यों लिख दिया है? पूछा गया है ऑक्सीजन का वाहक है कौन है? ठीक है, पूछा गया है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी। आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम लोग लगातार क्या किए, अभी तक 3 चैप्टर को कवर कर। अब हम लोग चलते हैं इस सेशन का चौथा, बायोलॉजी का चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बताए। चौथा चैप्टर का एक नंबर प्रश्न आपके सामने। ठीक है, पूछा गया है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो कैसे करता है? प्रसारण के द्वारा। ठीक है, प्रसारण, सॉरी यहाँ प्रसारण नहीं होगा प्रसारण के द्वारा। ठीक है, यानी एक का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परासरण होगा। ठीक है, यानी एक का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 2 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं एक क्रियात्मक इकाई है? पूछा गया है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है, तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से निम्नांकित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, तो क्या हो जाएगा? वृक्क। वृक्क जो है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 4 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अमोनिया भी हो जाएगा, यूरिक हो जाएगा, यूरिक अम्ल भी हो जाएगा। ठीक है, 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर का 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो क्या होता है? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? इनमें से सभी होता है। ठीक है, 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोंद हो जाएगा, टैनिन हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न को कह रहा है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पूछा गया है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, 6 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है मानव में डायलिसिस से थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो किस में होती है? नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 8 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? पूछा गया है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो अग्न्याशय जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता? पूछा गया है निम्न में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में नहीं होता है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न में एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है, यानी 100 ml रक्त में यूरिया की कितनी मात्रा होती है? तो क्या हो जाएगा? 30 ग्राम होती है। ठीक है, यानी 30 ग्राम होती है। 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा 30 ग्राम होती है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, कितनी होती है? तो 1 मिलियन होती है। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है?
1 मिलियन होती है, ठीक है। यही अगर संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 10 पर 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, पूछा गया है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत से प्रवेश करती है। 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं, पत्तियों में, के छाल में, के कोशिकीय रिक्तिकाओं में, के सभी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी में संचित रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, पूछा गया है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीड़, ठीक है, चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ, यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए यदि आप इस सेशन को एंड तक देखते हैं तो मेरा वादा है और मैं आशा भी करता हूं कि बोर्ड एग्जाम इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, और आप एक प्रश्न छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, मानव में वृक्क की संख्या होती है, क्या कहा गया है, मानव में वृक्क की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 2 वृक्क होते हैं, ठीक है। 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न पूछा है, मूत्र का पीला रंग इसमें इसमें उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है, पूछा गया है जो हमारे मूत्र का पीला रंग हो जाता है इसमें उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, यूरिक्रोम के कारण होता है, ठीक है। यानी 17 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये प्रश्न हो जा इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, 5वें चैप्टर की तरफ हम लोग चलते देखते हैं 5वें चैप्टर का पहला पहला प्रश्न कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, पूछा गया है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेसस कहते हैं, सिनेसस, यानी एक का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पूछा गया है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन, ठीक है। पूछा गया है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन, यानी 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 3 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऑक्सिन है, पूछा गया ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है। 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम आपके 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के, शारीरिक संतुलन के, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मस्तिष्क जो है इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है, 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 5 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है, एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। यानी 5 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 6 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है, ठीक है। पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है। इसे सेरिबेलम भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 7 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है, ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, पूछा गया है ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो 7 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, क्या है, तो गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन है। 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क है, पूछा गया है पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क है, तो क्या है, पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है 10 नंबर प्रश्न में, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। यानी 10 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है। पूछा गया है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में से कौन है, पूछा गया है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु जो है कहाँ से निकलता है, पूछा गया, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला से, मेडुला से निकलता है। 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है,
कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। पूछा गया है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यदि ये सभी प्रश्न आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ इसी को आप एंड तक देख लेते हैं और बारीकी से समझ लेते हैं, 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेते हैं तो आपको बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना ही से आपका काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और इतना देख लिए होंगे तो आप वीडियो को एंड कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप आगे इसके प्रश्न को 15 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, तो कौन ग्राही नहीं है, दिमाग नहीं है। दिमाग जो है संवेदग्राही नहीं होता है। ठीक है, 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। पूछा गया है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो कौन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। ठीक है, नहीं हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम आपका 19 नंबर प्रश्न को। ठीक है, पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है, एवं यहाँ पे एवं लिखा, सॉरी एवं लिखा गया एक होगा। ठीक है, पूछेगा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन हो जाएगा, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है एड्रोजन क्या है। पूछा गया है एड्रोजन जो है क्या है। ठीक है, देखिए एड्रोजन जो है एक नरलिंग हार्मोन है। एड्रोजन जो है एक नरलिंग हार्मोन है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है। पूछा गया निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है रुधिर ताप नियंत्रित होता है, रुधिर ताप नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा होता है, एड्रीनल के द्वारा होता है। ठीक है, एड्रीनल के द्वारा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। पूछा गया है मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, तो कितनी जोड़ी निकलती है, 12 जोड़ी निकलती है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है मानव मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। पूछा गया है मानव मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पूछा गया है, तो चलिए इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा, 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, 31 जोड़े होते हैं, 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे लंबा है। पूछा गया है निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे लंबा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है जो सबसे लंबा कोशिका है, यानी 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 26 नंबर प्रश्न को। पूछा गया मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। देखिए पूछा गया है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, नहीं 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मानव मस्तिष्क का औसत आयतन होता है। पूछा गया है मानव मस्तिष्क का औसत आयतन होता है, तो कितना होता है, 1650 ml होता है। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पिट्यूटरी ग्रंथि निकलती है, नियंत्रित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है, तो किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है, हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस से होता है। 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक है, यानी हम लोग जो सोचते हैं वो किस ऊतक के सारे सोचते हैं, तो तंत्रिका ऊतक के सारे हम लोग सोचते हैं। ठीक है, नहीं जो भी हम लोग सोचते हैं वो किसके कारण सोचते हैं, तंत्रिका ऊतक के कारण। 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न 30 नंबर कह रहा है निम्न ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पूछा गया निम्न ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये बेहद ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्न पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ये था पांचवा चैप्टर का 30 क्वेश्चन। अब हम लोग छठे चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए हम जब आप लोगों के लिए इतने सारे मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख नहीं सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपके बहुत से फायदे हैं। ठीक है, तो इसको एंड तक देखिए और समझने की कोशिश। चलिए देखते हैं आपके छठा चैप्टर का पहला क्वेश्चन कह रहा है
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, ये का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 2 नंबर प्रश्न क्यों कर रहा है। परागकोश में होता है, पूछा गया है परागकोश में होता है तो क्या होता है, परागकोश में परागकण होता है, यानी 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न पूछा है अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन होता है तो कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका से होता है। अंडाणु निषेचन जो है फैलोपियन नलिका से होता है। 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो देखते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो क्या होता है, पुंकेसर होता है। 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो देखते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न को रहा है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पूछा गया है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, यानी 6 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न करा है निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है, पूछा गया है निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उभयलिंग जंतु कौन है, जो केचुआ है। ठीक है, इन 7 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पूछा गया है। सो यहाँ पे हाँ लिखा है, ठीक है, हाँ होगा। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फलों द्वारा, फूलों द्वारा होता है, सॉरी फूलों द्वारा होता है। ठीक है, यानी इसका 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, पूछा गया है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है कहाँ पे बनता है, वृषण में बनता है, वृषण में। ठीक है, वृषण में शुक्राणु बनता है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है निम्न में नर युग्मक कौन है, पूछा गया है निम्न में नर युग्मक कौन है, तो नर युग्मक कौन है, शुक्राणु है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है, तो स्त्रियों में कौन सा युग्मक होता है, स्त्रियों में एक्स होता है। ठीक है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि ये पूछा गया था पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है तो कौन होता है, XY होता है। ठीक है, तो स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पूछा गया है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर जो है परागकण बनाते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्मक होते हैं। ठीक है, पूछा गया मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 23 युग्म होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 15 का आपका सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, पूछा गया यहाँ पे पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडाशय, अंडाशय जो है फल बनाता है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पूछा गया है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, ए और बी दोनों में, पुरुषों में स्त्री दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, पूछा गया निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है, पूछा गया है निम्न में से कौन है एकलिंगी पुष्प है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरसों, यानी 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो कौन कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, पूछा गया है कि पुष्प का नर भाग है तो क्या है, पुमंग या पुंकेसर, पुमंग या पुंकेसर को पुष्प का नर भाग कहते हैं, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पूछा गया है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय, फूल का अंडाशय भाग जो है फल में बदलता है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है
अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, पूछा गया है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विखंडन, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, पूछा गया है निम्न में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, पूछा गया है पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं, यानी पराग कोश, यहाँ पर सॉरी पराग कोश लिखा गया पराग कोश होगा, ठीक है। यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इस सेशन का इस चैप्टर का 26वां प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, पूछा क्या है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर कह रहा है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहा जाता है, ठीक है। 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, पूछा गया इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, पूछा गया है द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुजात, अनुजात कहा जाता है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन सा एक जंतु उभयलिंग नहीं है, पूछा गया है कि उभयलिंग इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली, मछली जो है एक उभयलिंग नहीं है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है मानव भ्रण का विकास निम्न में से किस अंग में होता है, मानव भ्रण का विकास निम्न में से किस अंग में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय में होता है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो देखते हैं आपका 32 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है, पूछा गया है मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है। तो मानव मासिक चक्र अवधि कितनी होती है, 24 दिन होती है, ठीक है। सॉरी 24 दिन नहीं, 28 दिन होती है, ठीक है। 28 दिन होती है, मानव में मासिक चक्र की अवधि 28 दिन होती है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है, पूछा गया है स्त्री के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14वें दिन होती है, ठीक है। 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है सर्जिकल विधि द्वारा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है, सर्जिकल विधि द्वारा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है, पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री नसबंदी, ठीक है। स्त्री नसबंदी कहलाती है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है 35 नंबर प्रश्न निम्न में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, पूछा गया है निम्न में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो पूछा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी कंडोम, डायाफ्राम, कॉपर टी एवं लू, ठीक है। जिसका 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आप अगले चैप्टर की तरफ, यानी लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 7वां चैप्टर। चलिए देखते हैं उसके 1 नंबर प्रश्न को। चलिए 1 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। पूछा गया है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन ने किया था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जॉनसन लिखा गया है, जोहानसन लिखा गया है, ठीक है। यानी एक का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जॉनसन ने। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है निम्न में से किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहता है, आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है, पूछा गया है ओजोन परत पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, या इसी को कहा जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह में ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, पूछा गया न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा 4 नहीं रहेगा, पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को।
6 नंबर प्रश्न पूछा गया है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्याय क्या कहलाता है। पूछा गया है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्याय क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। ठीक है, यानी 6 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। देखिए ये प्रश्न है बेहद ही फेमस प्रश्न है, यह प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो पूछा गया है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मटर को चुना था। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। पूछा गया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो बायोलॉजी के ये भी एक प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, वन संरक्षण से संबंधित है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, 9 का आपका बी हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न में निम्न में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, पूछा गया निम्न में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। पूछा गया द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन ने लिखा था। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पूछा गया है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य है। सूर्य जो है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन में नहीं है। ठीक है, यानी वायु होगा कि जल होगा कि मिट्टी की जीवधारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवधारी। जीवधारी जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CFC। CFC इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इस 15 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछा गया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न को। पूछा गया है किस जीव की जीनित संरचना कहलाती है। ठीक है, पूछा गया है किस जीव की जीनित संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। इसका आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। इन 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, पूछा गया है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, यानी यही सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। पूछा गया निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो 19 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कौन सी गैस अजैव निम्नकरणीय कचरा है। पूछा गया कौन सी गैस अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। थर्मोकोल, यानी 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। पूछा गया कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमड़े का रंग। चमड़े का रंग जो है वंशागत नहीं है, 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न। ठीक है, 22 नंबर पूछ रहा है शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है 23 नंबर प्रश्न में सुरंगम में किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। पूछा गया है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल की है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों छोटा टी हो जाएगा। ठीक है, एक में बड़ा टी दिया है, छोटा टी बड़ा टी, दोनों छोटा टी, यही आंसर हो जाएगा, दोनों छोटा टी, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप कितना 25 नंबर प्रश्न कर रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप कितना 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, यानी 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर इस सेशन के बायोलॉजी के 7वें नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। पूछा गया निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा मस्सा। मस्सा जो है एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए ये रहा अभी तक का 200 प्लस क्वेश्चन बायोलॉजी के 200 प्लस जो बोर्ड एग्जाम 2022 के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप इसमें कोई भी झिझक आपको है तो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूल, और कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेगा आपको वीडियो कैसी है। यदि और भी इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।